तो जो जगुलर वेन है ना आज की तारीख में इंडिया के हाथों में बांग्लादेश की, वो है शेख हसीना। शेख हसीना से बोले गए कोई भी शब्द या कोई भी उसका ब्रॉडकास्ट या मैसेज उसे रिले नहीं कर सकते हैं ढाका में। यदि बांग्लादेश मिलिट्री चाहती तो पूरी सिचुएशन को काबू में रख सकती थी। तो जब मोहम्मद यूनुस आगे आए ये पूरे केओस में, तब पूरी विश्व में बात क्लियर हो गई कि ये अमेरिकन डीप स्टेट CIA का किया हुआ खेल है। एक बार शेख हसीना बांग्लादेश पहुंच गई तो जाहिर सी बात है उनका कोई भी मैसेज होगा वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल होगा। उनकी स्पीचेस जैसे ना तैसे जेल से बाहर आएंगी। वैसे ही चाइना के साथ खराब है रिश्ते, है ना, इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के साथ तो कभी अच्छे थे ही नहीं। बांग्लादेश और इंडिया की रिलेशंस डज नॉट डिपेंड ऑन शेख हसीना। और फिर जैसे हिंदुओं के खिलाफ जो वायलेंस हुआ वो पाकिस्तान की ISI ने ही भड़काया। नमस्कार, मेरा नाम है नृपेंद्र और आप देख रहे हैं रण क्षेत्र। आज हमारे साथ है मेजर समरपाल तूर सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद सर। वैसे तो आप रेगुलर हैं शो पर और मैं नया हूं आज। है सवाल भी नए हैं। सवाल भी थोड़े से नए हैं, टॉपिक नया है और आज हम चलेंगे भूतपूर्व ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश। और आज हम लोग बांग्लादेश के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहली जो बातचीत चल रही है आज शेख हसीना का, जब हम ये वीडियो लाइव करेंगे और जब हम रिकॉर्ड करें तब तो नहीं, बट जब ये वीडियो लाइव हो रही होगी तब इस पूरी बातचीत के दौरान शेख हसीना एक चीज कर रही होंगी जिसको लेके ढाका में बहुत टेंशन है। और वो टेंशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इतनी बेचैनी क्यों है सर? देखें निपिंदर, शेख हसीना का कुछ भी मैसेज हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, बांग्लादेश में उसे पूरे तरीके से सभी प्लेटफॉर्म्स पे शेख हसीना के सारे वर्चुअल मैसेजेस और स्पीचेस बैन कर दी गई हैं। और इसके तीन पहलू हैं, एक आप लगा लें कि लीगल है, एक पॉलिटिकल है और एक डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। लीगल डायमेंशन मैं ये बोलूंगा कि जिस तरीके से बांग्लादेश सरकार ने पब्लिकली ये आदेश दिए कि जो भी डोमेस्टिक मीडिया है बांग्लादेश में वो शेख हसीना की स्पीच, किसी भी तरीके की स्पीच हो या इंटरव्यू हो, वो ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो बांग्लादेश का इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की जो रूलिंग है उसको वायलेट कर रहा है, क्योंकि वो एक वांटेड इंडिविजुअल है बाय द बांग्लादेश गवर्नमेंट। और उसके तहत शेख हसीना से बोले गए कोई भी शब्द या कोई भी उसका ब्रॉडकास्ट या मैसेज उसे रिले नहीं कर सकते हैं ढाका में। ठीक है। दूसरा हो गया पॉलिटिकल डायमेंशन। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि लीगैलिटीज बहुत ज्यादा है, वैसे ही आज की तारीख में बांग्लादेश में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो पॉलिटिकल फिगर है वो आज भी शेख हसीना है, जिनको हम आज एग्जाइल में देख रहे हैं। और बांग्लादेश के भी अवामी लीग मैं आपको रोकता हूं। आपने कहा कि अभी भी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फिगर शेख हसीना है। अगर ऐसा है तो आज के दिन करीब 2-3 साल पहले वो जो आउटस्टर होता है वो तो शेख हसीना के सामने के लिए ही हुआ था। वो जो प्रोटेस्ट थे, जो प्रोटेस्टर्स उनके घर में घुस गए, ये तमाम चीजें तो उन्हीं के खिलाफ हुई। और फिर आप ये कह रहे हैं कि आज भी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल शेख हसीना है सर। ये मेरा क्वेश्चन है सर थोड़ा सा। देखिए, जो जब 2024 में इनको हटाया गया तो मैं साफ साफ बोलूंगा कि बांग्लादेश मिलिट्री का भी इसमें हाथ था। यदि बांग्लादेश मिलिट्री चाहती तो पूरी सिचुएशन को काबू में रख सकती थी, उनके घर में प्रोटेस्टरों को आने से रोक सकती थी, जो बाकी फॉर्मर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर थे उनके घरों को सिक्योर करती, पार्लियामेंट को, ये बांग्लादेश की पार्लियामेंट को सिक्योर कर सकते थे, जो कि इन्होंने नहीं किया, जिसके कारण नुकसान और जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। तो ये डिलिबरेटली बांग्लादेश की फौज ने पीछे हट के बैठ के देखते रहे। अमेरिकन डीप स्टेट इसमें इन्वॉल्व था। फिर मोहम्मद यूनुस
जिसे अमेरिका ने बहुत पुरस्कारों के साथ सम्मानित किया है इकोनॉमिक्स में लेके, उसको इन्होंने प्लांट किया। तो जब मोहम्मद यूनुस आगे आए ये पूरे केओस में, तब पूरी विश्व में बात क्लियर हो गई कि ये अमेरिकन डीप स्टेट सीआईए का किया हुआ खेल है। ठीक है। और जहां वो एक तक स्टेटमेंट। अवामी लीग का सवाल है, तो सर। देखिए मुजीबुर रहमान हो गए, फिर शेख हसीना हो गई, ये इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये नेशनलिस्ट लोग हैं, ये बांग्लादेश का एक आइकॉनिक फैमिली और फिगर है। ठीक है। और हम्म। जिसकी वजह से इनकी स्पीचेस बहुत सारे अवामी लीग के सपोर्टर्स को एनर्जाइज करती है। ठीक है। हम्म। तो अवामी अवामी लीग जो है, अभी भी उसके पास एक ऑर्गेनाइज लीडरशिप के नाम पे शेख हसीना ही मानी जाती है आज की तारीख में। हाँ, प्रॉब्लम तो ये ये तो है बात कि सही है। जो जो अभी रहमान आए हैं, ठीक है, तारिक तो रहमान। हाँ, तो तारिक रहमान किसी भी हालत में शेख हसीना को आने ही नहीं देंगे, क्योंकि जिस दिन उन्होंने इनको चाहे अरेस्ट करके ले आए, मैं आपको बता रहा हूं, ये मनी मन में एक्स्ट्राडाइट भी नहीं करना चाहते शेख हसीना को, ये खुश है। बट वो बार बार तो मांग रहे हैं कि हमें शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट कीजिए। पर अंडर करंट बैकडोर, अंदरूनी तौर से ये नहीं चाहते कि ये वहां पे आए, क्योंकि यदि ये ढाका आ गई और इसे जेल में डाला, तो दोबारा हम्म। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वाली बात ढाका में आ जाएगी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो बेसिकली ढाका ने इंडिया से तो क्लैरिफिकेशन मांगी है कि इंडिया की हम्म। क्या पोजीशन है टू अलाउ शेख हसीना, जिसे हम यहां पे रहने दे रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी दावा किया है कि बांग्लादेश उन्हें एक फ्यूजिटिव के तौर पे देख रहा है। ठीक है। हम्म। पर इंडिया ने ऑफिशियली बोला है कि उनका यहां पे आना एक प्राइवेट एंटिटी ने ऑर्गेनाइज किया है, ये कोई हम्म। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई अग्रीमेंट नहीं हुई है। ठीक है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट या एंडोर्समेंट नहीं है। ही हैज कम एज एन इंडिविजुअल इन इंडिया एंड इंडिया हैज नो राइट टू सेंडर बैक। बट सर, ठीक है। एक क्वेश्चन है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टैंड आता है, पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या ये स्टैंड सही है? विल दिस स्टैंड नॉट गिव अ हिट बैक टू इंडिया? क्योंकि एक बड़ी चीज है कि शेख हसीना को लेके अगर करंट रेजीम, चाहे वो यूनुस की आती है फिर तारिक रहमान की आती है, तारिक रहमान ने अभी जो फैसला किया, हम इस वीडियो में आगे बातचीत करेंगे। एक तरफ तारिक रहमान जिस तरीके के स्टेटमेंट्स तो थोड़े दूर हुए, बट जिस तरीके से डिप्लोमेटिक दूरी है, इससे पहले यूनुस का जो डायरेक्ट अटैक था और डिप्लोमेटिक दूरी थी इंडिया बांग्लादेश के बीच में, क्या ऐसा नहीं है? एनएसए जाते हैं जब शेख हसीना आती है उनको रिसीव करने, वो सबको पता है, एनएसए से बातचीत होती है, वो हमारे ही एक ग्लोब मास्टर में उनको बिठा के फिर वापस यहाँ दिल्ली हिंडन एयरबेस लाया जाता है। फिर यहाँ पे वो एग्जाइल में रह रही है जहां पे वो पिछले 2 सालों से। ये तमाम चीजें जब हम देखते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये प्राइवेट एंटिटी बोल के थोड़ा सा, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड सर, आई एम जस्ट आस्किंग कि क्या ये स्टैंड सही है? देखिए, अगर भारत ऐसे जो लीडर्स, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं, फॉर्मर हेड हम्म। ऑफ स्टेट्स हैं, अगर हम्म। इंडिया में आ भी रहे हैं, तो हम्म। इंडिया के खिलाफ तो कोई ऐसी चीज दर्ज नहीं है इलीगल। हम्म। अगर वो एक्स्ट्रेडिशन के लिए बहुत ज्यादा उतावले हैं, तो अभी हम्म। तक बांग्लादेश के डिप्लोमेटिक मिशन इन न्यू दिल्ली ने अभी तक कागजी कार्रवाइयां कंप्लीट कर लेनी चाहिए थी, इंडिया में भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होल्ड कर लेते। तो हम्म। बेसिकली दे वांट कि जो तारिक रहमान की पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपनी हम्म। इज्जत भी बनाई रखे, कि वो अपने बांग्लादेश पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म और स्टेज पे डिमांड करते रहे कि भाई शेख हम्म। हसीना को वापस लाओ। पर ऑन ग्राउंड रियलिटी में ना ही कोई पेपर वर्क, ना ही कोई लीगल प्रोसेस शुरू हुआ है बांग्लादेश की तरफ से, ना ही कोई अपील हुई है, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। तो देखिए, हम्म। ऊपर ऊपर से वो बहुत ही अपने आप को सुपीरियर, अच्छे और बांग्लादेश के हित की बातें हो रही हैं तारिक रहमान के द्वारा, पर वो शेख हसीना को नहीं चाहते, क्योंकि एक बार शेख हसीना बांग्लादेश पहुंच गई, तो जाहिर सी हम्म। बात है उनका कोई भी मैसेज होगा वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल होगा। उनकी हम्म। स्पीचेस जैसे ना तैसे जेल से बाहर आएंगी। ठीक है। और फिर रिन्यूड
पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो जाएगा। जहां लोगों को लग रहा था कि अवामी लीग अब कंपटीशन के तौर पे आउट हो चुकी है, वो दोबारा पनप जाएगी। तो ये सोते हुए जो सोता हुआ जायंट है, बेसिकली जो सोता हुआ राक्षस है, उसे नहीं उठाना चाहते तारिक रहमान। वो चाहते हैं कि शोर भी मचाते रहो पर डिमांड भी मत करो। तो इससे उनका पॉलिटिकल इमेज भी बना रहेगा। और बेसिकली ये है कि उन्होंने एक चीज दरख्वास्त की है कि अगर स्पीचेस ब्रॉडकास्ट होने लग गई तो बांग्लादेश में डिस्टरबेंस दोबारा शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने इंडिया से ये रिक्वेस्ट की है कि आप इनका कोई मैसेज पब्लिकली नहीं बताएं या ब्रॉडकास्ट करें, ना ही बांग्लादेश के अंदर उसे अलाउ करेंगे। सर ये रिक्वेस्ट है या चेतावनी? बहुत बहुत क्लियर मेरा क्वेश्चन है। ये डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक मूव है। एंड मतलब इंडिया इससे दूर ही रहना चाहता है। हम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते क्योंकि इनके इंटरनल दो राइवल पार्टी के हेड्स की आपस की प्रॉब्लम है। इन्हें अगर सुलझाना है तो तारिक रहमान पक्का दिल्ली आते, दिल्ली में मिलते एनएसए से भी और प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी और प्रेसिडेंट से भी, फिर उन्हें ऑफिशियल एक रिक्वेस्ट डालते। तो ऐसी कोई बात हुई नहीं है, ना ही कोई हमें इंडिया पे कोई ऐसा प्रेशर डाल रहा है। तो बेसिकली दिस इज अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है। एंड इंडियन गवर्नमेंट हैज नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस, ठीक है। वी एंड इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट इंडोर्स एनी व्यूज ऑफ ईदर ऑफ द पार्टी, चाहे तारिक रहमान हो या शेख हसीना हो। हमने किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू की तरफदारी नहीं की। हमने कुछ नहीं। that is true and that is acceptable, sir, but my question is again this कि what Tariq Rahman is saying continuously और बांग्लादेश गवर्नमेंट is saying कि आप एक्स्ट्राडाइट कीजिए, फिर आप कह रहे हैं कि they don't want to extradite शेख हसीना। देखिए, इंडिया के पास तीन ऑप्शन है निपिंदर आज की तारीख में। अगर शेख हसीना की बात आती है, पहली चीज है कि हम शेख हसीना को ओपनली सपोर्ट करें, उससे हमारे बांग्लादेश के साथ रिलेशन बहुत खराब हो जाएंगे। और कोई नहीं चाहता कि अपने इमीडिएट पड़ोसी के साथ रिश्ते खराब हो। वैसे ही चाइना के साथ खराब है रिश्ते, है ना, इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के साथ तो कभी अच्छे थे ही नहीं, अब पता चला कि बांग्लादेश के साथ भी दिक्कत शुरू हो गई। तो हम ये अवॉइड करना चाहते हैं। तो इसलिए इंडिया ओपनली शेख हसीना को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए मन में रखते हुए कि बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते ना खराब हो जाए। दूसरा है कि आप ये मतलब सब कुछ ही रोक दें, ठीक है, स्टॉप द इवेंट इन द सेंस कि अब जो भी थोड़ी बहुत वो स्पीचेस उनका कुछ तो हम पॉलिटिकल जो जवाबदेही है वो हम लिमिटेड और कंट्रोल्ड मैनर में उसे आउट करते हैं। क्यों? ताकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वायोलेट ना हो जाए, ठीक है। क्रिटिसिज्म इंडिया के खिलाफ ना शुरू हो जाए। पता चला शेख हसीना ने बोल दिया कि भारत सरकार ने मेरा हाउस अरेस्ट कर लिया है, तो हम एज अ होस्ट की जगह हम ही बुरे बन जाएंगे और बांग्लादेश की सरकार को तो वैसे ही बुरा बताया जा रहा है। तो इसलिए इंडिया इसमें नहीं होता। तो हम बेसिकली ऑप्शन नंबर 3 बेस्ट है, टू मेंटेन स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी, ठीक है। ये हमने अपना पाथ चूज किया है और हम अपने स्टैंड पॉइंट पे कायम है डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम किसी के पक्षपात नहीं करेंगे इसमें। सर एक चीज है, आपने बोला कि तारिक रहमान इंडिया आते बातचीत करते हैं, एनएसए से मिलते। आई सी 12 एंड 13 सितंबर को तारिक रहमान ब्रिक्स की मीटिंग में इंडिया रहा। हालांकि बांग्लादेश इज नॉट पार्ट ऑफ ब्रिक्स, बट चूंकि दे आर द चेयरमैन ऑफ बिम्स्टेक करेंटली, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, व्हाट इज इट्स नेम, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक। इसका करंट में बांग्लादेश चेयरमैन है। हेड ऑफ स्टेट होने के नाते तारिक रहमान उस चेयर पे बैठे हैं, तो उनको स्पेशल गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया गया है। कैन वी सी दिस इनविटेशन एज इंडियाज अप्रोच टू मेक रिलेशनशिप बेटर और समथिंग एल्स? देखिए, मेन मुद्दा तो यह है कि टू स्टेबलाइज बायलैटरल टाइज विद बांग्लादेश। मेन मुद्दा हमारा ये है, ठीक है। प्रायोरिटी नंबर 1 है कि हम स्टेट टू स्टेट रिलेशंस को बहाल करें, उन्हें नॉर्मलाइज करें, उन्हें अच्छा करें, ताकि बांग्लादेश को भी कोई थ्रेट ना हो इंडिया से और इंडिया को भी कोई थ्रेट ना हो बांग्लादेश से, ठीक है।
हम्म। और दूसरा है कि देखिए शेख हसीना का जो इशू है दैट रिमेन्स अनरिजॉल्व पॉलिटिकल इशू, ठीक है। स्टिल। और हम चाहते हैं कि स्टेट टू स्टेट रिलेशंस अच्छे हों, स्टेबिलिटी आए, ट्रेड बढ़े। ये एक हम सेपरेट इसे सिनेरियो ले रहे हैं। और शेख हसीना का जो इशू है उसको हम टोटली एक अलग इंडिपेंडेंट इशू लेके बैठे हैं। बट हम, हम्म। दोबारा बोल रहा हूं, इंडिया विल प्रैक्टिस न्यूट्रलिटी। हमने ना शेख हसीना की साइड लेनी है, हमने सिर्फ फोकस करना है कि बांग्लादेश गवर्नमेंट और न्यू दिल्ली, बेसिकली ढाका और न्यू दिल्ली के रिश्ते अच्छे हों। इसमें हमें शेख हसीना आप कह दें कि गले की हड्डी ना बने, तो हम वो अवॉइड कर रहे हैं। हम उनके बारे में ना बात कर रहे हैं, ना उनकी बात आगे रख रहे हैं, ना हम उनकी कोई तरफदारी कर रहे हैं। हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है विद शेख हसीना एज ए इंडिविजुअल। करेक्ट सर। बट अगर आप ये कह रहे हैं हम रिश्ते अच्छे करने की बात कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, बट देर इज अ न्यूज कमिंग दैट बांग्लादेश हैज सेड कि 11,500 टन चावल गया था यहां से बांग्लादेश के लिए, और उसको पहले बोला गया कि फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन ये चावल है, मतलब इंसान इसको खा सकते हैं, इसको कंज्यूम कर सकते हैं। जब सब कुछ हो गया, वहां पे उतर गया, अचानक से उनका आता है कि नहीं, ये चावल खराब है, और फिर उनको वापस भेजा जा रहा है। चावल की क्वालिटी जेन्युइनली खराब थी, ये मैं मतलब इट इज नॉट मैनिपुलेटेड, ठीक है। और ये इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल ट्रेड ऑफिस है बांग्लादेश का, उसने निष्पक्ष इसकी जो राइस है इसका इन्होंने टेस्टिंग किया, और जो टेस्टिंग स्टैंडर्ड और इंस्पेक्शन प्रोसीजर है उससे हमारा ये स्टैंडर्ड नहीं मीट हुआ। तो बेसिकली पॉलिटिकल टेंशन पहले ही चल रही थी, उसके बाद ये हुआ, तो लोग इसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल टेंशन है इसलिए ये चावल मना करती है। जी नहीं, ये एक फूड कॉमोडिटी है। बांग्लादेश के लोगों को एज अ ह्यूमैनिटेरियन एंगल, ठीक है, खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, कोई भी मुल्क नहीं करेगा, इंडिया भी नहीं करेगा। पर हाउएवर अगर उनके क्यूसी क्यूए ने, अगर उन्हें शक हुआ है कि ये चावल में इशू है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने वो चावल वापस लिए हैं और उसका एक नया लॉट उसके बदले हमने भेजा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं तो ये बात हुई है, जी नहीं, इसमें क्वालिटी इश्यूज जेन्युइनली थे, इसलिए वापस किया गया ये लॉट, और वो लॉट को रिप्लेस करके एक अच्छे लॉट का जो राइस है वो हमने इन्हें डिलीवर किया है। सो आज जो भी शेख हसीना की पीसी होती है, जो भी शेख हसीना बातचीत करती हैं, विल दिस लीड टू रिटर्न ऑफ शेख हसीना, और विल दिस लीड टू extradition of Sheikh Hasina, or will this lead to more worse situation between India Bangladesh? देखें, ये बहुत ही इन डेप्थ वाला सवाल है, ठीक है, क्योंकि देखिए बांग्लादेश और इंडिया की रिलेशंस डज नॉट डिपेंड ऑन शेख हसीना, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया के बीच फूड की ट्रेड की डिपेंडेबिलिटी बहुत ज्यादा है, प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंश्योरेंस कंपनीज, सप्लाई चेन्स, है ना, अलग अलग इवन टाइप ऑफ गुड्स, इवन ठीक है, फूड हो बांग्लादेश गया। डीप सी पोर्ट्स यूज करता है हमारे। हाँ, मैं वही बोल रहा हूं कि रीजनल फूड सिक्योरिटी ज्यादा क्रिटिकल है, ठीक है। इसके अंदर कॉमर्स हो गया, कुछ हद तक पॉलिटिकल इश्यूज है, पर इन सब को मन में रखते हुए प्रायोरिटी दी जाती है कॉमर्स को, खाने को, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान। क्योंकि एक, नोबडी वांट्स अ अनस्टेबल बांग्लादेश, इंडिया डज नॉट वांट अ अनस्टेबल बांग्लादेश, क्योंकि इन केस बांग्लादेश बिकम्स अनस्टेबल, तो बांग्लादेश के अनस्टेबिलिटी में इंडिया का ही लॉस है, because it will become a problem for India to resolve and face the consequences. So it is in the best interest of India, बांग्लादेश politically, commercially बिल्कुल मतलब अलाइंड रहे इंडिया के साथ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सब कुछ अलाइंड रहे,
हमें किसी भी चीज में डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए विद बांग्लादेश, ठीक है। पर यस, आईएसआई का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है वहां पे, लश्कर ए तैयबा जैश ए मोहम्मद का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है वहां पे, मौलवीज बहुत इफेक्टिवली जो बॉर्डरिंग जमात। एरियाज हैं, वो जमात इस्लामी जो जीता है, जितनी भी सीटें जीता है, हम्म। वो बॉर्डरिंग एरियाज में ही जीता है, इंडिया के बॉर्डर्स पे जो जो गांव हैं, है ना, या टाउन्स हैं, वो सब जमात इस्लामी जीता है आईएसआई के सपोर्ट से, आतंकी तंजीम जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के सपोर्ट से, ठीक है। इनके तो मौलवी भी आए थे मोटिवेट करने के लिए और स्पीचेस देने के लिए इंडिया के खिलाफ, और फिर जैसे हिंदुओं के खिलाफ जो वायलेंस हुआ, वो पाकिस्तान की आईएसआई ने ही भड़काया। और आसिम मुनीर ने भी अपनी नो स्पीच में डाउट। बोला था कि अगली लड़ाई ईस्ट वर्ड्स होगी। तो मतलब ये बांग्लादेश को एज अ फ्रंट यूज करके इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऊपर से अभी एक न्यू बांग्लादेश 501 एयर बटालियन रेज हुई है, वो सिर्फ ड्रोन्स के लिए है, ड्रोन्स, दैट इज इट। तो उसके लिए भी इंडिया को मेंटली तैयार रहना है, ठीक है। तो हमें कोई ऐसा रूम मतलब नहीं देना है जिसपे कि बांग्लादेश कैन सरप्राइज इंडिया, वो नौबत नहीं आनी। बट इट इज स्टिल सर, आपने बात की कि अनस्टेबल बांग्लादेश की, तो आई रिमेंबर कि बिफोर 1971 व्हेन इट यूज्ड टू बी ईस्ट पाकिस्तान, तो अनस्टेबल ईस्ट पाकिस्तान क्रिएटेड रुकस इन इंडिया, इन्फिल्ट्रेशन बहुत सारा हुआ। अभी कल की न्यूज है कि जम्मू से और भी कुछ इलाकों से बहुत ज्यादा बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। इज इट इन्फिल्ट्रेशन, या वही है कि सिचुएशन खराब होने के कारण वो लोग अंदर आ रहे हैं? एंड हाउ विल इंडिया रिजॉल्व दिस सर? दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन सर टू बी। देखिए नपिंदर, इन्फिल्ट्रेशन हमेशा से ही रही है, इट इज जस्ट दैट वी आर पीस लविंग नेबर्स। तो इंडिया ने भी ओवरलुक किया, बांग्लादेश अथॉरिटी ने भी ओवरलुक किया, माहौल शांत था, सब कुछ ठीक था। प्रॉब्लम तब आई जब वोट्स वोट्स को मैनिपुलेट करने लग गए, और जब सर। बीजेपी पावर में आई तो हमें डेमोग्राफी में जो बदलाव आया वेस्ट बंगाल में, फिर जैसे ममता बनर्जी का पर्दाफाश हुआ कि इन्होंने धंधा बना लिया था कि जितने भी बांग्लादेशी आएंगे एक शर्त पे आएंगे कि वो ममता बनर्जी को पावर में रखेंगे। तो जिस तरीके से नकली ये वोट्स आने लग गई, इतने सालों से इन्होंने बंगाल को तरक्की के राह पे नहीं चलाया, इनको लूटा, डराया, धमकाया। तो आज साफ हमें दिख रहा है क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो बेसिकली इंडिया विल फोकस ऑन गुड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विद ढाका, फिर बॉर्डर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेगा, क्योंकि देखिए रेडिकलाइजेशन का एलिमेंट अब आ गया है ओपनली पाकिस्तान के द्वारा। तो क्रॉस बॉर्डर क्राइम बढ़ गया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ गई है बांग्लादेश से, इलीगल माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो इन सब चीजों को आपको कीपिंग इन माइंड द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ इंडिया, हमें इन चीजों पे रोक लगानी पड़ेगी। आप कब तक इसे अनदेखा करोगे? मतलब वेस्ट बंगाल में तो मुस्लिम पॉपुलेशन मोर देन ऑलमोस्ट द हिंदू पॉपुलेशन। और जब ये एसआईआर आया है ना, जो सिटीजन रिव्यू के लिए जो वोट्स का एसआईआर जिन्होंने किया जो सर्वे, उसकी बदौलत आधे से ज्यादा बांग्लादेशी वापस बांग्लादेश चले गए, क्योंकि हाँ। उसमें अगर आप वायोलेट करोगे तो सीधी जेल है। तो उसके बाद आपकी तफ्तीश होगी, उसके बाद जब आपका प्रूफ मिलेगा, उसके बाद ये बांग्लादेश कमीशन में जाएंगे, फिर उन्हें बताएंगे, फिर बांग्लादेश रेसिप्रोकेट करेगा, एक्नॉलेज करेगा। ये प्रोसीजर इतना लंबा होने की वजह से जो इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट है वो डरे हुए हैं कि अगर ये कैद हो गए डिटेंशन सेंटर में, फिर तो ये एक इनफॉर्मल जेल सेंटेंस है, डिटेंशन सेंटर, कि उससे बाहर तो जा नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि ये खुद ही अपने गांव वापस जा रहे हैं ऑन फुट। और बांग्लादेश की जो जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है, बीजीबी, बीजीबी पे इन पे फायर नहीं कर सकती, क्योंकि अंत में बीजीबी को भी पता है कि ये बांग्लादेशी है। पॉइंट। तो दे आर इन नो पोजिशन टू ओपन फायर एट देयर ओन पीपल, ठीक है। फिर इकोनॉमिक कनेक्टिविटी इज ऑल्सो वो रीजन की ट्रेड हो गया। फिर बांग्लादेश को पावर सप्लाई चाहिए इंडिया से, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए,
डिजिटल कनेक्टिविटी चाहिए, इकोनॉमिक हम्म, इंटरडिपेंडेंस है बांग्लादेश की इंडिया के ऊपर, ठीक है, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है कि बांग्लादेश की वजह से मतलब नॉर्थ ईस्ट में ट्रेड काफी होता है, बे ऑफ बंगाल में होता है, फिर बिम्स्टेक जैसे आपने मेंशन किया, तो हम्म, मेन बांग्लादेश इज द पिविटल एपिसेंटर फॉर बिम्स्टेक हो गया रीजनल कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है? तो एक स्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया इज बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजिक पेशेंस। हमें कुछ जल्दबाजी में कोई हेस्टी स्टेप भी नहीं लेने हैं, हमें हम्म, पॉलिटिकली भी शांत रहना है, हमें डिप्लोमेटिकली भी न्यूट्रल रहना है, और हमें ट्रेड कॉमर्स पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो मैं यही समझता हूँ कि न्यू दिल्ली बहुत ही एक मेच्योर तरीके से हैंडल कर रहा है बांग्लादेश को। और देखिए, बेशक शेख हसीना यहाँ पे हैं, ये पॉलिटिकली एक सेंसिटिव इशू है ढाका के लिए, हम्म, बट हम्म, जब तक इंडिया इनके मैसेजेस या कोई चीज वायरल नहीं कर रहा है, या बहुत ही शोर से इनका लॉबिंग नहीं कर रहा है, तो हम भी बांग्लादेश की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि लेट अस नॉट डिस्टर्ब द एटमॉस्फेयर एंड लेट अस डील विद द प्रेसिडेंट गवर्नमेंट। तारिक रहमान से बात करते हैं, क्योंकि शेख हम्म। हसीना अगर वापस चली भी गई ढाका, तो खुदा ये ना तो खास्ता सरकार अगर में उसे होगी नहीं। मार दिया, तो इंडिया की क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल स्टेज पे डाउन हो जाएगी। आप यही सर देखिए ना, सीरियस जैसे सवाल। ईरान की शिप को अमेरिका ने 40 किलोमीटर दूर श्रीलंका के वाटर्स में मारा, ठीक है, हम्म, पर नाम एंड ऑफ द डे इंडिया का लगा कि इंडिया के पास हुआ है। तो मैं वही बोल रहा हूं, बीइंग अ बिगर कंट्री हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, एंड कीपिंग ये सारे फैक्टर्स इन माइंड, वी हैव टू हम्म। बिहेव लाइक अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पावर, ठीक है, और हमें अंडरस्टूड सर। धीरज के साथ काम लेना पड़ेगा इन चीजों को लेकर। सो द लास्ट पॉइंट मेरा जो है सर इस पूरी बातचीत में समझ में आता है, यू आर सेइंग कि शेख हसीना जो बोलते हैं दैट इज अ पर्सनल मैटर, दैट इज अ पर्सनल व्यूज, बट व्हाट इंडिया विल डू दैट इज अ प्योर डिप्लोमेटिक चैनल, व्हाट इंडिया विल टेक टू डील विद तारिक रहमान गवर्नमेंट और whomsoever will come in power in the next coming future or in the next election sir. हाँ, मतलब हम ना ही शेख हसीना के मैसेंजर हैं, ना ही हम उनकी Hmm. तरफदारी कर रहे हैं, ना ही हम उनके मैसेजेस को कहीं वायरल कर रहे हैं, या अपने Hmm. फ्रंट पेज पे जगह दे रहे हैं, या न्यूज़पेपर्स में जगह दे रहे हैं। तो वी आर हैविंग अ वेरी न्यूट्रल स्टैंड व्हेन इट इज कमिंग टू शेख हसीना, एंड Hmm. यस, तारिक रहमान एंड हिज गवर्नमेंट वांट स्टेबिलिटी, गुड रिलेशंस, यस Hmm. वी आल्सो वांट द सेम, एंड इट इज बेटर टू टॉक टू समबडी हु इज इन पावर देन हु इज नॉट इन पावर। Point. अगर बांग्लादेश ने हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी की, तो हमारे पास हुकूम का इक्का है जो है शेख हसीना, देन द शेख हसीना कार्ड विल बी प्लेड बाय इंडिया। तो जो जगुलर वेन है ना आज की तारीख में इंडिया के हाथों में बांग्लादेश की, वो है शेख हसीना। So till the time Bangladesh behaves, we will remain neutral. We will also remain good. But the day बांग्लादेश और ढाका अपने आपे से बाहर हो जाता है, फिर हमें पता है कि हमें कौन से पैतरे अपनाने हैं और किसका सपोर्ट करना है। थैंक यू सो मच सर रण क्षेत्र में जुड़ने के लिए एक बार फिर से, और वो आपसे बातचीत करके पूरा समझ में आएगी सिनेरियो की क्या है एंड व्हाट इंडिया शुड डू। आपके इनपुट्स काफी इंपॉर्टेंट थे सर। जय हिंद सर। जय हिंद निपिंदर।